हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश एक बार फिर से आप सबके बीच आया हूँ नीकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। बेटा देखो, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस हैं। चुनिंदा आपके लिए अलग अलग बुकों से छांट के लाया हूँ मैं, तो बेटा आप इसको एक बार ज़रूर देखें। और बोर्ड में जो है ना, इस टाइप्स के ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और जो मैं आपको बेटा आज बताने वाला हूँ, लगभग ये समझ लो कि उनमें से कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चंस जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है आपका जय बड़ू वाला, उसको देखेंगे, ठीक है ना, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है बुक में। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा रिड्यूस सिलेबस है ना, तो इसलिए अपन जो है ना लास्ट यूनिट देखते हैं। तो लास्ट यूनिट थी बेटा आपकी जय बड़ू, तो हम उसके ही आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो उनको देखते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है बेटा कि जो मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड का सरल उदाहरण है। अब मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये बेटा सॉरी डाई तो नहीं कह सकते, ओलिगोसैकेराइड है ना। तो इसको आपने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं बेटा? वे आपके कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड का तो हो जाता है 10 आपको मोनोसैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड में क्या होता है बेटा, आपको 10 से ज्यादा मिले, है ना। लेकिन मोनोसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है बेटा जिसका क्या होता है, जल अपघटन नहीं होता है। तो देखो बेटा, अगर हम माल्टोज का जल अपघटन करें तो आप सबको पता है कि माल्टोज का जल अपघटन हो जाता है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का भी जल अपघटन हो जाता है। सेलुलोज का बात करें तो बेटा सेलुलोज का भी जल अपघटन हो जाता है। समझ गए ना, क्योंकि आपको पता है ना बेटा, ये सेलुलोज तो ये क्या है, पॉलीसैकेराइड, इसमें तो 10 से ज्यादा आपको मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है। केवल और केवल बेटा पहले क्वेश्चन में एक ही आपका एग्जाम्पल है राइबोस। ये एक ऐसी शर्करा है बेटा राइबोस जिसका सरल अणुओं में जल अपघटन नहीं होता है। समझ गए ना बेटा। जैसे अगर हम सुक्रोज की बात करें, ये तो रिएक्शन नॉर्मली देखिए ग्लूकोज देती है ना। माल्टोज की बात करें तो ये भी आपका ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, दो अणु देते हैं। पॉलीसैकेराइड सॉरी जो आपका सेलुलोज है पॉलीसैकेराइड, तो बहुत सारे अणु देता है। तो केवल और केवल एक ही है जो आपका क्या है बेटा, जल अपघटित नहीं होता है। सेकंड है बेटा कि निम्नलिखित में अपचायी शर्करा है। अपचायी और अनअपचायी क्या होता है? अपचायी का मतलब क्या है बेटा, जो टॉलेन अभिकर्मक और फेलिन विलेन को अपचयित कर दे वो तो अपचायी है, जो ना कर अपचायी है। तो बेटा इन्होंने ये पूछा कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपकी अनअपचायी है, मतलब जो टॉलेन या फेलिन विलेन को अपचयित कर देती है। तो बेटा अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च बेटा रिएक्शन नहीं करता एल्डिहाइड कीटोन के साथ, ये भी नहीं करता। लैक्टोज है, लैक्टोज बेटा क्या होता है, करता है। और सुक्रोज की बात करें तो ये भी क्या करता है, नहीं करता है। तो इसका मतलब है बेटा जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, लैक्टोज। कौन सा होगा, लैक्टोज जो है ना, इनमें से आपकी जो लैक्टोज है ना बेटा वो क्या है, अपचायी शर्करा है। बाकी ये शेष तीनों जो है ना बेटा, जो सुक्रोज है, स्टार्च है या सेलुलोज है, ये अनअपचायी शर्कराएं हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। लिखा कि प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या है, समझ गए ना। जैसे इन्होंने कहा कि पॉलीएस्टर, नहीं, प्रोटीन तो पॉलीएस्टर तो होते ही नहीं। दूसरा लिखा है पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड, हाँ, क्योंकि बेटा जो आपका प्रोटीन है ये क्या करते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइडों के ही बने होते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। लेकिन आगे और भी देखते हैं, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का तो प्रोटीन से कोई लेना देना है ही नहीं, पॉलीसैकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट है। आगे देखा बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है ना बेटा वो आपका पॉलीपेप्टाइड है। क्या है, पॉलीपेप्टाइड, यानी कि बहुत सारे जब प्रोटीन जो है ना, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड जब बन जाते हैं तब जाके कहीं प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे दे बेटा, आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा कि न्यूक्लिक अम्ल होता है। अभी जैसे हमने आपको बताया ना बेटा, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है बेटा, न्यूक्लिक अम्ल अगर देखा जाए इसके ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो उसका एक डी नंबर का ऑप्शन लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बेटा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉली शब्द जो है ना बेटा वो किसके लिए आता है, वो आता है बहुलक के लिए। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, क्या होता है, बहुत सारे। तो अम्ल होता है तो बेटा सरल अणु तो नहीं होता है, प्रोटीन भी नहीं होता है, शर्करा भी नहीं होती, ये क्या होता है बेटा, ये बहुलक होता है। क्योंकि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो किससे, न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब न्यूक्लिक अम्ल क्या है बेटा आपका, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का बहुलक है। क्लियर। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आगे लिखा है कि बेटा डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं होता है।
डीएनए जो है ना बेटा, इनमें कौन सा क्षारक नहीं होता। तो आपको देखो बेटा पता है, जैसे ये एडेनिन है ना, ये लिखा है यूरेसिल, ये लिखा है थाइमिन, ये लिखा है साइटोसिन। वैसे अगर हम डीएनए की बात करें बेटा, तो डीएनए में कौन से 4 क्षारक होते हैं, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं बेटा, ए एडेनिन, गोआनिन है ना, थाइमिन जैसे ये लिखा है, साइटोसिन ये होते हैं। और लेकिन बेटा इसमें यूरेसिल की अगर हम बात करें तो ये नहीं होता है, ऐसा है, थाइमिन भी आता है, साइटोसिन भी आता है और गोआनिन भी आता है, समझ गए ना। तो इसमें बेटा गोआनिन तो नहीं है, लेकिन गोआनिन की जगह क्या दिया है, यूरेसिल। यूरेसिल जानते हो बेटा किसमें, देखो AGCT, AGC और T, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब गोआनिन, सी का मतलब साइटोसिन और टी का मतलब क्या होता है बेटा, थाइमिन। ये 4 आपके क्षारक होते हैं डीएनए में, क्लियर है ना। तो इसमें जी तो लिखा नहीं है, जी की जगह पे इन्होंने क्या लिखा है, यूरेसिल लिखा है। तो इसका मतलब यूरेसिल किसका है बेटा, आरएनए का है। किसका है, आरएनए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, क्योंकि डीएनए में पाया जाता बेटा AGCT, AG मतलब एडेनिन, जी गोआनिन, सी साइटोसिन, टी थाइमिन, समझ गए ना। लेकिन बेटा यू तो आया ही नहीं ना इसमें, इसलिए कौन सा हो जाएगा बेटा, डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं पाया जाता है, क्लियर। आगे चलें बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा कि संतरा और आंवला में पाए जाने का मुख्य विटामिन है। बेटा आपको पता है विटामिन की अगर हम बात कर लें, है ना, तो बेटा संतरा में, संतरा आप सभी ने खाया होगा, आंवला वो भी आपने खाया होगा। तो बेटा संतरा और आंवला ये दोनों के दोनों कैसे हैं, खट्टे पदार्थ हैं, समझ गए ना। और खट्टे पदार्थ जो है ना बेटा वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। आपको पुरानी डेफिनेशन पता होगी अम्ल की, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, याद है कि नहीं, हाँ, तो उसी की बात कर रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या है, तो इन्होंने ये पूछा है कि जो संतरा और आंवला है इनमें कौन सा विटामिन होता है। जैसे इसमें लिखा बेटा विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो हमने कहा बेटा कि विटामिन ऐसा होगा जो अम्ल हो। तो आपको पता है बेटा कि जो आपका संतरा होता है, संतरा में जानते हैं कौन सा, या आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेटा आंवले में और संतरे में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल। और एस्कार्बिक अम्ल जो है ना बेटा किसका विटामिन नाम है बेटा, क्योंकि एस्कार्बिक अम्ल जो है ना वो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है, विटामिन सी का। तो जो विटामिन सी है ना बेटा वो ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें विटामिन सी पाया जाता है, क्लियर है ना। आगे देखो लिखा बेटा रतौंधी रोग। रतौंधी का मतलब है बेटा रात्रि अंधता, मतलब जिसको रात्रि में नहीं दिखता है, सूर्यास्त होने के बाद फिर उसको कम कम और रात में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, उसको हम रात्रि अंधता बोलते हैं। इस विटामिन की कमी से होती है। ये बेटा क्वेश्चन हर बच्चे को आता है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चे को आता है बेटा, विटामिन ए की कमी से ही तो होता है ना। हाँ, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन ए, क्लियर। अब आगे चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 2 एमिनो अम्लों की परस्पर क्रिया से बने बंध को क्या कहते हैं। जैसे मान लो बेटा 2 एमिनो अम्ल है, ठीक है, 2 एमिनो अम्ल के बीच जो बंध, अब एमिनो अम्ल में होता है क्या बेटा, आप सबको ही पता है, NH2 और COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक और एमीन, ये दोनों समूह होते हैं। तो बेटा होता है कि जब 2 एमिनो अम्ल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है और कौन सा, पेप्टाइड बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है बेटा, पेप्टाइड बंध बनता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा बंध बनेगा बेटा, अगर 2 एमिनो अम्ल जुड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, तो आपका पेप्टाइड बंध का निर्माण होगा, क्लियर। आगे देखो बेटा, आगे लिखा कि निम्नलिखित में किसमें निरपवाद रूप से नाइट्रोजन उपस्थित होती है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए है ना, इनमें नाइट्रोजन किसमें निरपवाद, मतलब किसी भी प्रकार का कोई अपवाद ना हो, ऐसा यौगिक बताना है और जिसमें नाइट्रोजन हो। तो बेटा ऐसा यौगिक केवल आपका नाइट्रोजन युक्त यौगिक कौन सा बेटा, प्रोटीन है, कौन सा है, प्रोटीन। स्टार्च, वसा, वसा तो आप जानते हो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहते हैं भाई। उच्च अणुभार वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, जिनका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कार्बन 12 से ऊपर हो, 12 से 18, 20, 22, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वसा होते हैं, फैट होते हैं। तो इसमें तो नाइट्रोजन है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट का नाइट्रोजन से लेना देना है ही नहीं ज्यादा विशेष। स्टार्च ये भी आपका ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन से दूर ही रहता है। तो केवल और केवल एक ही यहाँ पर पर्सन है, वो है प्रोटीन नाम का, जो कि बेटा क्या करता है, नाइट्रोजन को उपस्थित रखता है। अर्थात प्रोटीन में क्या होते हैं, नाइट्रोजन्स होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा विटामिन B1 है, यानी कि विटामिन B1 है। अब ये इन्होंने नाम दिए, तो बेटा ये आपके वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं विटामिन के, ठीक है ना। तो कौन कौन से विटामिन हैं, तो B1 की बात करते हैं। तो B1 कौन सा विटामिन है बेटा, सीधा सिंपल सा कौन सा, थायमिन।
राइबोफ्लेविन है नहीं, एस्कार्बिक अम्ल ये भी नहीं है बेटा, और प्रीडॉक्सिन ये भी नहीं है। तो केवल और केवल एक ऑप्शन आ रहा है इसका, कौन सा? विटामिन B1 है बेटा, वो क्या है? थायमीन है। कौन सा विटामिन है? थायमीन। आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा शेष तीनों से अधिक मीठी है? अब कुछ शर्कराएं दी गई हैं, जैसे ग्लूकोज ये भी मीठा होता है बेटा, लैक्टोज ये भी मीठा होता है, फ्रक्टोज ये भी मीठा होता है, प्रीडॉक्सिन ये भी मीठा। मीठे तो ये चारों हैं, लेकिन इन्होंने ये पूछा निम्न में से सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? जैसे हम बेटा ग्लूकोज की बात करें, हालांकि ग्लूकोज की बात करें ना तो ग्लूकोज, अच्छा प्रीडॉक्सिन नहीं बेटा, यहां पर सॉरी आप सुक्रोज लिखो, प्रीडॉक्सिन नहीं होता है, सुक्रोज की बात करते हैं ना। तो आप देखें बेटा, जैसे ग्लूकोज की हम बात करें तो बेटा ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, अब इनमें सबसे ज्यादा पता करना है। तो देखो वैसे तो हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर मीठा है इसमें, तो सबसे ज्यादा मीठा तो है बेटा फ्रक्टोज। सबसे कम की बात करने ना तो कम की जगह पे देखो, शेष तीनों का अधिक की जगह पर क्या हो जाएगा? कम। सबसे कम है लैक्टोज। समझ गए ना? देखो अब हम कैसे आपको बताएं बेटा, जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज मतलब आप सभी ने ये इसको ही ज्यादातर यूज लेते हैं, हम चीनी जिसे कहते हैं, ठीक ना। तो सुक्रोज जो है ना बेटा, ये ग्लूकोज से 1.7 गुना मीठा। सुक्रोज किससे? ग्लूकोज से 1.7 गुना मीठा है, लैक्टोज से 0.17 गुना। समझ रहे हैं ना? 0.17 गुना मीठा है। अब आगे बात करें बेटा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है ना वो सुक्रोज से बेटा 1.2 गुना, कितना बेटा? 1.2 गुना, यानी कि फ्रक्टोज जो है ना इन सभी में सबसे ज्यादा मीठा, और लैक्टोज इन सभी में सबसे कम मीठा है। इस चीज को याद रखना। हालांकि हमने यहाँ अधिक का पूछा है, हो सकता है कि आपसे कम मीठा वाला भी पूछ लें। तो सबसे कम जो बेटा मीठी शर्करा है वो है लैक्टोज, और सबसे अधिक मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। प्रकृति में या हम ये कह दें कि अपने आसपास अगर सबसे मीठी कोई वस्तु है तो वो फ्रक्टोज है। क्लियर? आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में डाइसैकेराइड किस करते हैं? निम्नलिखित में डाइसैकेराइड नहीं है। जैसे बेटा हम सुक्रोज की बात करें तो ये डाइसैकेराइड है, क्योंकि हम इसका जल अपघटन करते हैं ना तो दो ही अणु मिलते हैं हमें। क्लियर है? ग्लूकोज फ्रक्टोज के रूप में। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज बेटा, चलो आगे चलते हैं। लैक्टोज, लैक्टोज भी है बेटा, है ना, इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। माल्टोज ये भी है बेटा, इसमें दो ग्लूकोज के अणु मिलते हैं। केवल और केवल गैलेक्टोज एक ऐसा है, गैलेक्टोज क्या बेटा? आपका मोनोसैकेराइड है। गैलेक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड। लेकिन इन्होंने ये पूछा कि डाइसैकेराइड नहीं है, मतलब ये तो है डाइसैकेराइड, ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन है बेटा? गैलेक्टोज जो है ना ये आपका एक डाइसैकेराइड नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आपको और भी क्वेश्चंस देते हैं इससे रिलेटेड, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बेटा, इसके साथ ही अब आगे बात करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, सभी लोग जो है ना इसको अच्छे से देखो, और इनसे ही क्वेश्चंस जो है ना बोर्ड में आ सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देखो। तो देखते हैं बेटा, पहला लिखा है कि कोशिका के आनुवांशिक गुणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो आपका बेटा कोशिका है उसके आनुवांशिक गुणों के लिए जो उत्तरदायी है उसको बताना है कि कौन आनुवांशिक गुणों उत्तरदायी होता है। तो इसमें तो ज्यादा कोई सस्पेंस है नहीं, सभी जानते बेटा कि कोशिका के आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी आपका डीएनए ही होता है। क्लियर है ना? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? डीएनए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा कि ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करने पर बना अम्ल है। अच्छा आप देखो बेटा, अगर हम ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज की जब भी ब्रोमीन जल के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है बेटा? उसका ऑक्सीकरण होता है, और कौन सा अम्ल बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल। रिएक्शन तो आपको याद ही होगी, पढ़ा है ना सिलेबस सही से? हाँ, तो फिर इसका क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। ठीक है ना? ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ज्यादा घुमा फिरा के पूछा ही नहीं है, तो इसको तो आप कर ही लोगे। आगे देखो बेटा, देखा कि दुग्ध में यानी कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो इसमें भी कोई ज्यादा विशेष लॉजिक नहीं है, सबको मालूम होता है बेटा दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, है ना? तो बेटा दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। इसका सी था, इसका भी सी था, इसका है बी। आगे देखो बेटा, बात करते हैं कि प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संग्रहित रहता है। अच्छा, प्राणी शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो बेटा आपको पता है ना प्राणी शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में संचित रहता है बेटा? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में, क्योंकि हम ग्लाइकोजन को ही तो प्राणी
कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना, तो ये है बेटा इसका ऑप्शन सी। आगे देखो लिखा बेटा निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल है, तो निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल है, तो एमिनो अम्ल की आपको एक ट्रिक बताई गई होगी बेटा, है ना, टी, वी, मील और पाथ, है ना, थायमीन, वेलिन, है ना, तो आपको देखो वेलिन मिल गया ना ये, तो ये रहा बेटा। बाकी एलानिन, ग्लाइसिन, है ना, एस्पार्टिक अम्ल, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे आपके अनावश्यक अम्ल हैं। अब आवश्यक क्या होते हैं, आवश्यक वे होते हैं बेटा जो हमारे शरीर खुद संचित नहीं करता, अर्थात हमारे शरीर में जो आपके एमिनो अम्ल नहीं बनते उन्हें हमें क्या होता है बेटा बाहर से डाइट के रूप में लेना होता है, तो वो होते हैं आपके आवश्यक। और अनावश्यक का मतलब क्या है, जो हमारा शरीर खुद ही बना रहा है तो उसकी हमें बाहर से डाइट के रूप में लेने की जरूरत नहीं होती है, तो बेटा वैलिन को हमें बाहर से लेना पड़ता है भोजन के रूप में। आगे लिखा कि वसा में विलय विटामिन कौन है। अच्छा इस चीज को समझो बेटा, वसा में और जल में विलय विटामिन कौन है, तो हम आपको एक सिंपल सी चीज बताएं बेटा, जैसे अपन छोटे में बचपन में ना जब तालाबों में नहाया करते थे, तो अपने जो भाई बंधु होते थे तो वो क्या कहते थे, पानी के साथ ज्यादा बीसी मत करो, है ना, याद है ना, तो बेटा वही है, पानी के साथ बीसी, है ना, तो पानी और बीसी का बहुत अच्छा बेटा रिलेशन है, मतलब पानी में केवल और केवल कौन सी विटामिन घुल सकती है, बी और विटामिन सी, बाकी शेष वसा में ही घुलती है, तो बी और सी को छोड़ दो, तो बेटा यहाँ पर देखो बी को छोड़ दो, सी को छोड़ दो, उपरोक्त सभी, यानी कि ए तो क्या है वसा में घुलेगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना, तो बी सी वैसे याद रखना बेटा, बी और सी आपकी पानी में घुलते हैं, बाकी शेष आपकी वसा में घुलती है, लेकिन एक विटामिन है बेटा जो अपवाद है, जानते हो कौन सी है, वो है विटामिन एच। विटामिन एच बेटा जल में भी घुलती है और वसा में भी घुलती है, अर्थात जल और वसा दोनों में अगर कोई पूछे कि विलय विटामिन कौन है तो आप बेझिझक होकर आंसर बता देना कि विटामिन एच है। आगे देखो बेटा तो बात करते हैं हम कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना में वे कौन से प्रमुख बल हैं, प्रोटीन की तृतीयक संरचना में पूछे वो कौन से बल हैं जो द्वितीयक व तृतीयक संरचनाओं को स्थायित्व करते हैं, अर्थात द्वितीयक और तृतीयक संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले वो कौन से बल हैं। पहला लिखा हाइड्रोजन बंध, तो बेटा हाइड्रोजन बंध क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा डाई सल्फाइड बंध, डाई सल्फाइड बंध मतलब ये भी करता है बेटा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल भी क्या करता है बेटा आपका संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है डी, यही एक ऑप्शन है बेटा। उपरोक्त तीनों यानी कि ये तीनों प्रकार के बल जो है ना वो क्या करते हैं बेटा तृतीयक संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। आगे लिखा बेटा माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज, क्योंकि ये C6H12 C6 लिखा है ना तो इसका मतलब है बेटा ग्लूकोज बनता है, इस अभिक्रिया में प्रयुक्त एंजाइम है। तो देखो बेटा मैं आपको बता दें, जैसे हम अगर सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, एल्कोहल अगर हम बनाते हैं ग्लूकोज से तो आपका जाइमेज होता है, अगर हम माल्टोज से ग्लूकोज बनाते हैं तो इसमें होता है माल्टेस, कौन सा होता है माल्टेस एंजाइम, तो ये रहा बेटा आपका माल्टेस एंजाइम। नेक्स्ट निम्न में H2O विलय विटामिन कौन सा, इसको मैं नहीं बताऊंगा, हमने आपको अभी बताया था ना कि पानी में कौन कौन सी विलय विटामिन है, तो बेटा इस क्वेश्चंस को ना आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे और 100% कमेंट करेंगे, क्योंकि बेटा आजकल आप लोग जो है ना बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे, तो इस क्वेश्चंस को आप हमें बताओगे कमेंट में कि सर ये वाला विटामिन जो है ना वो किसमें जल में विलय हुआ है ना, जल विलय विटामिन पूछा है इन्होंने। आगे देखो बेटा लिखा है, आगे लिखा है कि ग्लोबुलर या इसको हम गोलिकाकार कहते हैं, तो बेटा ग्लोबुलर या गोलिकाकार प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है। अब देखो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि गोलिकाकार प्रोटीन है तो इसमें कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध या वंडरवाल आकर्षण बंध, या आपसे कोई पूछ ले कि डाइसल्फाइड बंध, या पूछ ले कि ये तीनों या उपरोक्त सभी, तीनों की जगह पे एक ऑप्शन और भी लिख सकते हैं उपरोक्त सभी, तो आप किसका चयन करोगे बताओ बेटा। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होते हैं बेटा ये तीनों के तीनों बंध पाए जाते हैं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा कौन सा डी। आगे देखो बेटा देखा कि एक शर्करा रोगी के मूत्र में किसका परीक्षण किया जाता है, आपको पता है ना जब भी हम डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं ना तो हमारे शरीर में किसको देखा जाता है कि भाई कि जो आपके मूत्र में क्या चीज जो है ना वो ज्यादा है जिससे आपको डायबिटीज है, तो सिंपल सी बात है बेटा उसमें क्या देखते हैं हम ग्लूकोज देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा ग्लूकोज। लास्ट क्वेश्चन है बेटा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, तो बेटा आपको आपके सर ने पढ़ाया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है CN और H2O या CXH2O का होल Y, तो इसका मतलब है बेटा इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे
जयवड़ू वाले चैप्टर से। तो बेटा इनको आप अच्छे से देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन तक भी ये क्वेश्चंस पहुंच जाएं। और बेटा मैं 100% श्योर हूँ कि इस बार 2024 में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जयवड़ू से पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई एक पूछा जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बिल्कुल नहीं करें।